सो एक्चुअली 1900s का जो टाइम था दैट वाज अ वेरी बिग टाइम फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए ये जो टाइम था ये सबसे ज़्यादा पीक टाइम था। इस टाइम पर ऐसी ऐसी डेवलपमेंट्स इस फील्ड में हुई हैं जो कि आज मॉडर्न डे मोलिकुलर बायोलॉजी और बायोमोलिकुलर इंजीनियरिंग की एक बेसिस बनाती हैं। 1900s में ही और काफ़ी रिसेंटली अगर हम देखें काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। हमने देखा है कैसे डीएनए की जो डिस्क्रिप्शन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, वो 1953 में डिस्कवर हुआ था। और काफ़ी सारे प्रोसेसेस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सेंट्रल डॉगमा, ये सब भी 1950s में ही देखा गया था। ठीक है। और आप अगर देखें ये तो सब स्ट्रक्चर की बात हो गई। एक्चुअली जो बायोमोलिकुलर इंजीनियरिंग या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो बेसिस है दैट इज़ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के बारे में जो क्यूरियोसिटी है वो भी 1920s से ही आना शुरू हो चुकी थी। ठीक है। तो अब देखिए इट इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड टाइम, दिस वाज समथिंग वेरी रीसेंट। ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल 1920s में बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को लगा कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा कोई केमिकल सब्सटेंस होना चाहिए जो कि रेगुलेट करता हो हमारी बॉडी के फंक्शंस, हमारी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे बेसिक फिजिकल एंड बिहेवियरल प्रॉपर्टीज एंड आर एट्रीब्यूट्स। तो साइंटिस्ट को ये लगने लगा कि ऐसा कुछ केमिकल सब्सटेंस होना चाहिए which should act as the genetic material. ठीक है। and one such scientist who tried to perform such experiments, who ended up getting some good results, was this man Frederick Griffith. Frederick Griffith एक ब्रिटिश पैथोलॉजिस्ट थे और इन्होंने बेसिकली इनको न्यूमोनिया के बैक्टीरिया से कुछ ज़्यादा ही खास लगाव था या खास उनमें इंटरेस्ट दिखाया करते थे। ही स्पेसिफिकली स्टडीड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिए ही स्पेसिफिकली स्टडीड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिए, द बैक्टीरिया विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग न्यूमोनिया। ठीक है। तो द न्यूमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया जो हैं वो उनको स्टडी किया करते थे। एंड बाय स्टडिंग दीज बैक्टीरिया ही एक्चुअली डिस्कवर्ड अ फिनोमिनन नोन एज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कवर इन्होंने की उसी दौरान इन्होंने जेनेटिक मटेरियल के रिलेशन में भी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी कर ली। ठीक है। तो क्या उन्होंने किया, उन्होंने किस तरीके से इसको पढ़ा, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ और किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स निकले और उनका आफ्टर मैथ, उसके बाद, उस रिजल्ट के बाद, इनकी डेथ के बाद वो एक्चुअली जो रिजल्ट्स हैं उनको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया बाय 3 अदर साइंटिस्ट which we are going to look at in this वीडियो इज वेल। तो आप देख सकते हैं कि एक बेसिक बैकग्राउंड हमने बताया है कि 1900s में जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेवलपमेंट हुई और कैसे 1920s में जेनेटिक मटेरियल के बारे में खोज शुरू हुई। और ये ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया 1928 में विच डिस्कवर्ड बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, द बैक्टीरिया विच कॉज न्यूमोनिया, how that is linked to the genetic material. That's what we're going to see in this particular screencast. तो आप देखें कि ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का एक बेसिक कल्चर प्लेट है। ठीक है। और हमारे जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब हैं, एफजी साहब हैं, उनको हम एफजी साहब कहते हैं, एफजी साहब ने देखा था कि बेसिकली देयर वर 2 स्ट्रेन्स ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। 2 स्ट्रेन्स हो गए मतलब फैमिलीज, यू कैन कंसिडर इट क्लास, सम इट्स नॉट क्लास एग्जैक्टली बट 2 फॉर्म्स ऑफ द बैक्टीरिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के उनको 2 ऐसे फॉर्म्स देखे थे। ये जो पहले फॉर्म है छोटे छोटे वाले जिन पर ज़्यादा बड़ा कोट नहीं है, इनकी अपीयरेंस भी थोड़ी रफ होती है, सो दे लुक समथिंग लाइक दिस, राइट, दे लुक समथिंग लाइक दिस एंड यू सी दैट दे लुक काइंड ऑफ रफ ऑन देयर सरफेस। ठीक है। यहाँ पर उनको काफ़ी रफ देखा जाता है, वो ज़्यादा स्मूथ नहीं दिखते और वो छोटे छोटे से होते हैं, ज़्यादा कोई बड़ी कवरिंग उनके आसपास नहीं होती। सो दिस वॉज वॉट वी कॉल द आर स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, आर स्ट्रेन। और आर स्ट्रेन बेसिकली होता था रफ स्ट्रेन। व्हाई डू वी कॉल इट रफ स्ट्रेन? बिकॉज इट डिड नॉट हैव अ स्मूथ और शाइनी appearance, rather it had a rough dull appearance on its surface, and these R strain bacteria, they did not have a coating, they did not have an outer coating, unlike this
other strain of bacteria which has these very big coatings, as you can see, बहुत बड़े बड़े coatings यहाँ आपको दिखने को मिलते हैं. तो अगर आप उनको microscopically देखो, so they looked something like this, okay. And then they had this this was the basic structure similar to our strain, and then there was this big coating around them. Yeah, so there was this big coating. This was this mucus polysaccharide coat, right? This was called a mucus polysaccharide coat. और ये जो mucus polysaccharide coat था, ये इनको एक स्मूथ और शाइनी अपीयरेंस देता था. दिस यूज टू मेक देम लुक स्मूथ एंड शाइनी. और ये आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि ये स्मूथ और शाइनी दिखते हैं. They look smooth and shiny, right? And this, because of this very reason, being smooth and shiny, S and S, they were commonly referred to as the S strain bacteria. तो ये S strain bacteria की characteristic quality थी कि उनमें के mucus polysaccharide coat होता था जो उनको एक smooth और shiny appearance देता था, whereas R strain जो था वो rough surface का था. It did not have a very smooth polysaccharide coat and it was dull in appearance, rough on its surface. Yeah, so these were the two strains of bacteria which Frederick Griffith studied of Streptococcus pneumoniae. So this was basically the Streptococcus pneumoniae which he studied, right? One thing to note here, important thing to note here is, what is the difference between these two strains of bacteria? So the starking difference which we are most concerned about is that this R strain bacteria lacked the mucus polysaccharide coat. उसमें कोई mucus polysaccharide coat नहीं होता था, और as a result this did not show any infection. ये infection नहीं दिखाता था. जब ये किसी body के अंदर enter करता था, then it did not cause pneumonia. ठीक है? So basically it is non-infectious. It was non-infectious, or in other terms you could call it non-virulent. It was non-virulent. It did not cause disease. ठीक है? So if it entered into a living organism's body, it would not cause pneumonia, right? Because it was seen that S strain में जो mucus polysaccharide coat है, this coat enables it to actually cause infection, and this coat enabled infection and hence caused pneumonia in the organism it entered, and that is why it was called virulent. इसके कारण ये इसको virulent कहा जाता था, infectious कहा जाता था, क्योंकि जो smooth polysaccharide coat था इसके surface पे, that was responsible for causing infection in the living organism, and subsequently it was responsible for causing pneumonia in the living organism. तो ये जो दो strains हैं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इन्हें स्टडी किया, और बेसिकली वो ये जानना चाहते थे कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें हों कि R strain भी virulent बन जाए. कैसा कभी हो सकता है, ये वो स्टडी करना चाहते थे, क्योंकि खुद वो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, उन्हें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया में खास इंटरेस्ट था, और उसी को एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने इसको स्टडी किया. सो लेट्स सी व्हाट ही नाउ एक्चुअली डिड. He did not want to do anything related to genetics, but he wanted to do something related to pathology, bacterial transformations. But he ended up making a very big discovery in genetics as well. तो अभी हम देखते हैं कि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया. So guys, as usual हमारे साइंटिस्ट को पेट एनिमल्स, या हम कह सकते हैं टेस्ट एनिमल्स यूज करने की आदत है, और उनका फेवरेट टेस्ट एनिमल होता था माउस. Mouse is the favorite test animal. It's still the very all-time favorite test animal for genetics, for biotechnology, for any kind of molecular biology experiments. Mice are very commonly used to test things, right? So the same thing was done by Frederick Griffith. Frederick Griffith ने भी कुछ mice लिए थे, ठीक है, और उन्होंने ट्राई किया था कि क्यों ना हम इन mice को इन्फेक्ट करके देखें, ठीक है. So he tried infecting the mice. So he did a few things, out of which a few things were very obvious to him as well, while the last result was quite shocking. Let's see what all he did. So he took a few mice, उन्होंने कुछ mice लिए, and in the mice he injected them with some sample of bacteria. So he either injected them with R strain, S strain, or a mixture. So he injected them, okay, and then he saw the results. So let's look at this table which I'm going to draw here. Okay, so he took the mice. So in the first step of that experiment, he took some mice and he injected them with R strain of bacteria.
So when you inject them with R strain of bacteria, what would you expect? Would they suffer from pneumonia? Of course not, because the R strain is non-virulent. So there was no pneumonia and no mice dead. Or rather, let's write that the mice lived. Right? So बेसिकली क्या हमने देखने को मिला कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है नॉन विरुलेंट है, तो अगर माइस में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्ट किया गया तो माइस जिंदा रहते, माइस जिंदा ही रहे, ठीक है, माइस नहीं मरे, तो माइस जिंदा रहे. ऑब्वियसली दिस वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड. दूसरे स्टेप में उसने माइस लिए और माइस में उसने इंजेक्ट किया इस बार एस स्ट्रेन. ठीक है, उसने इस बार इंजेक्ट किया एस स्ट्रेन. तो आपको क्या एक्सपेक्ट होगा कि क्या होगा? ऑब्वियसली जो माइस है वो मर जाएंगे. क्यों? व्हाई विल द माइस डाई? क्योंकि ऑब्वियसली एस स्ट्रेन जो है वो विरुलेंट है, और क्योंकि वो विरुलेंट है, इन्फेक्शन कॉज करता है, इसके कारण वो न्यूमोनिया दे देता है, माइस में न्यूमोनिया कॉज कर देता है. एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूमोनिया द माइस डाई. और थर्ड स्टेप उसने अब क्या किया? अब उसने कहा सपोज करो यार मैं इन एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को किसी तरह मार दूं, एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को किसी तरह मार दूं, मरे हुए एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को इंजेक्ट करूं. तो उन्होंने क्या किया? उसे हीट किल कर दिया, हीट से किल कर दिया, क्योंकि बैक्टीरिया जो है दे कैन ओनली सर्वाइव सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर्स. तो अगर आप उनको ज़्यादा ही टेम्परेचर दे देते हैं तो वो डीनेचर हो जाते हैं, मर जाते हैं. तो उसने क्या किया? ग्रिफिथ साहब ने माइस फिर से लिया और इस बार उन्होंने इंजेक्ट किया हीट किल्ड एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया. तो इस बार उन्होंने कहा कि मैं उनको हीट से मार देता हूँ, हीट से उन्हें मार देता हूँ, और हीट से मारने के बाद उन्हें इंजेक्ट करता हूँ, तो क्या होगा ज़रा देखते हैं. तो देन ही सॉ This time the mice lived. तो इस बार उन्होंने देखा कि माइस जो है वो जिंदा रह गए. तो उन्होंने ये देखा कि एस स्ट्रेन लॉस्ट इट्स विरुलेंट कैरेक्टरिस्टिक, लॉस्ट विरुलेंट प्रॉपर्टीज. जो भी इनकी विरुलेंट प्रॉपर्टीज थी, इन्फेक्शन कॉजिंग प्रॉपर्टीज थी, वो हीट ने किल कर दी, वो डिस्ट्रॉय कर दी हीट ने, है ना. तो अब उन्होंने चौथा और आखिरी एक्सपेरिमेंट किया. अब उन्होंने कहा हीट किल्ड एस स्ट्रेन तो इन्फेक्शन कॉज नहीं करता, तो फिर अगर मैं हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन का एक मिक्सचर इंजेक्ट करूं तो क्या होगा. सो माइस इंजेक्टेड विद हीट किल्ड एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया प्लस आर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया. सो ही इंजेक्टेड अ मिक्सचर. इस बार उन्होंने एक मिक्सचर इंजेक्ट किया. तो आपको क्या लगता है? माइस तो दे शुड हैव डाइड और दे शुड हैव लिव्ड. दे शुड हैव लिव्ड. क्यों? ऑब्वियसली एस स्ट्रेन तो मर गया है और आर स्ट्रेन तो वैसे ही नॉन विरुलेंट है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि माइस मरेंगे. हमें लगा होगा माइस जिंदा रहेंगे, ग्रिफिथ साहब को भी लगा माइस जिंदा रहेंगे, बट उन्हें ये देखने को मिला, और यही शॉकिंग वाला पार्ट है, कि द माइस डाइड. आप देखिए मैंने कलर अचानक से चेंज कर दिया. क्यों? बिकॉज दिस इज एन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट. ग्रिफिथ साहब को ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि माइस मर जाएंगे. ही एक्सपेक्टेड द माइस टू लिव बिकॉज आर स्ट्रेन इज नॉन विरुलेंट एंड हीट किल्ड एस स्ट्रेन itself has lost its virulent characteristics. So definitely the mice should have died, but he saw that the mice should have lived, but he saw that the mice died. So now he thought quite a lot about this. उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है कि माइस मर गए, माइस तो जिंदा रहने चाहिए थे. So he came up with a theory. He came up with a principle. Okay. He came up with a principle, and he said, which was obviously not proven, it was just a hypothesis or more of a suggestion or proposal kind of thing, which was later proven biochemically. But the principle he proposed was very straightforward. He said there is a good possibility that there is some particular chemical which got transferred from the heat killed S strain of bacteria, to the R strain of bacteria, which converted these R strain of bacteria to S strain and made them virulent. So this is what he proposed. क्योंकि S strain के बैक्टीरिया तो वैसे ही मर चुके हैं,
वो तो विरुलेंस नहीं दिखा सकते, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि अगर वो मर गए, उनका कुछ केमिकल जो है जो उन्हें विरुलेंट बनाता है, जो उन्हें विरुलेंस की कैरेक्टरिस्टिक देता है, वो आर स्ट्रेन में वो आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट this R strain of bacteria gets converted, or gets transformed, to S strain of bacteria and becomes virulent. And as a result of that virulence of that transformed S strain bacteria causes the mice to incur pneumonia and die. तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक ऐसा प्रिंसिपल प्रपोज किया जहां पर एक केमिकल की ट्रांसफर दिखाई जा रही है. दिस केमिकल वाज नथिंग बट द जेनेटिक मटेरियल. क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल ही है, ये ही एक ऐसा केमिकल है जो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देता है टू बी एबल टू शो एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, एंड दैट वाज in this case virulence that was shown due to the genetic material of the S strain of the bacteria, which caused it to have that mucus polysaccharide coat. So if that genetic material or chemical got transferred to our strain, they could now also develop that polysaccharide coat and hence transform into S strain bacteria. So this principle in which there is a transfer of chemical which causes transformation of a strain of bacteria to another was referred to as the transforming principle, and this is what we call Griffith's transforming principle. ठीक है? So this is a very important principle nowadays in bacteriology, in studying bacteriology. बहुत beautiful principle है which is very commonly used in studying strain transformations or strain conversions or interconversions. So it's a very interesting concept which was first described by Frederick Griffith in 1928. ठीक है? और इन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के बाद एक नए कपाट खोल दिए जेनेटिक मटेरियल की साइंसेस और स्टडी में. लेकिन फिर भी इनके इस एक्सपेरिमेंट में कोई बायोकेमिकल प्रूफ नहीं था ऐसे केमिकल के बारे में. तो ऐसे केमिकल के बारे में जो बायोकेमिकल प्रूफ है वो दिया गया बाय 3 वंडरफुल साइंटिस्ट्स, Avery, Macleod and McCarty. So this is Mr. Avery, Macleod and McCarty. तो ये 3 साइंटिस्ट जो हैं, इन्होंने फाइनली ये प्रूफ दिया, बायोकेमिकल प्रूफ दिया अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सम केमिकल इन द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. इनको मैं कॉमनली द AM स्क्वायर ट्रियो बुलाता हूं. ठीक है? एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, द AM स्क्वायर ट्रियो. तो आप देख सकते हैं कि इन 3 साइंटिस्ट ने किस तरह से बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया. देखते हैं उन्होंने उसके केमिकल एस्पेक्ट्स को कैसे एक्सप्लेन किया. तो उन्होंने कहा, यार हमें पता है कि 3 चीज़ें तो पक्का एग्जिस्ट करती हैं. DNA है, RNA है और प्रोटीन है. उन्हें पता था कि ये 3 चीज़ें तो एग्जिस्ट करती ही हैं. किसी भी सेल में ये 3 चीज़ें तो एग्जिस्ट करती ही हैं. DNA होता है, RNA होता है और प्रोटीन होता है. तो अगर ये 3 चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो हम धीरे धीरे हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी चीज़ वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनमें से कौन सी चीज़ वो केमिकल है जो ट्रांसफ़र हो रही है और ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर रही है. हमें वो चेक करना है. तो वो चेक करने के लिए हम एक एक करके हर एक को सैंपल से निकाल देते हैं, सैंपल से गायब कर देते हैं और चेक करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कि नहीं. ठीक है? उन्होंने इस तरह से सोचा. अब उसको गायब कैसे करें? हाउ कैन वी रिमूव दीज केमिकल्स? टू रिमूव दीज केमिकल्स they basically used enzymes. They used some enzymes to remove these chemicals. So rather, to be more precise, digest these chemicals and reduce them to some other components. ठीक है? तो उन्होंने यूज किए enzymes जो कि इन substances को डिग्रेड कर दें ताकि इनकी जो भी नेचर है वो डी नेचर हो जाए, इनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो भी ये मॉलिक्यूल्स हैं ये डी नेचर हो जाए, और डी नेचर होने के बाद ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज लूज कर दें तो ये केमिकल वाली प्रॉपर्टीज नहीं दिखा पाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखा पाएंगे. तो एक एक करके इन्होंने किया ताकि ये चेक कर सकें वो केमिकल क्या है. पहले इन्होंने यूज किया RNAs. RNAs is basically RNA digesting enzyme. RNA digesting enzyme. Always remember, when I put the word "ase" in front of anything, it becomes an enzyme and most likely a digestive enzyme. ठीक है? तो RNase is an RNA digesting or degrading enzyme. It's basically a nuclease, a nucleic acid digesting enzyme. So they added RNase
two heat killed S strain bacteria. So they isolated in a test tube heat killed S strain bacteria. In a test tube, they isolated heat killed S strain bacteria, and to that they kept adding a lot of new things. So they either added RNases, then they added some other chemicals which I'll keep discussing. So they first added RNases to heat kill S strain, and then they injected them into mice. They saw that the mice died. So definitely RNase is an RNA digesting enzyme which, when added to heat kill S strain bacteria and finally inserted into the mice died. Like, obviously here I'm talking about heat kill S strain bacteria plus the R strain, just like we did in the experiment. So this caused the mice to die. So the mice did not live. So definitely that chemical causing transformation is still present, right? So that means RNA, but RNA is not there here. RNA is no longer there. So RNA cannot cause the transformation. So it's not RNA which is the transforming chemical. So RNA is crossed out. Let's now talk about second one, protease, which is basically a protein digesting enzyme. The second thing they added was the protein digesting enzyme or the protease. Now प्रोटीज जब उन्होंने ऐड किया इस पूरे सैंपल में और इसको फिर माइस में इंजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने देखा that the mice again died. The mice yet again died. So that clearly makes it very clear that mice are not suffering from pneumonia because of protein also. Because this time there is no protein in the sample. There is no protein in the sample, and still the mice have died. So protein cannot be the transforming chemical. So you have to then cross out protein as well. But then they added DNases. Now what are DNases? DNA digesting enzymes. So they added DNA digesting enzymes or DNases, और इनको ऐड किया और इन्होंने देखा इस बार कि this time this is something interesting. उन्होंने इस बार ये देखा कि this time the mice live. So if you see this time DNAs ऐड करने पर there was no transformation. ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया. DNAs ऐड किया, DNA got degraded, right? And when they saw that DNA got degraded, the mice could not die. They did not suffer from pneumonia and they did not die. So this made it very, very obvious that obviously DNA is the chemical that is getting transformed. That is getting transferred to transform the S strain to the R strain bacteria, and hence DNA is the transforming chemical. So this made it very clear that DNA is indeed the transforming chemical. तो हमने क्लियरली देख लिया, एवरी मैक्लियोड मैकार्टी ने क्लियरली प्रूव कर दिया कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करता है. और अगर आप नोटिस करें गाइस, ये एक्सपेरिमेंट 1944 में किया गया था. इट वाज डन मच आफ्टर ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट. सो इट वाज डन आई थिंक आफ्टर ग्रिफिथ्स डेथ इवन. So it could only be proven after a very long period of time after the hypothesis by Griffith. But if you clearly see, this was one breakthrough experiment in trying to uncover the genetic material in living organisms. And this was one very good example of that very purpose, that genetic material gives special characteristics to the organisms in which it is present.